Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 3, the Union Executive, the Prime Minister, the Union Cabinet, and the Council of Ministers. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. Till here, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic. पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को। तो भाई अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं, साथ ही साथ वो एक्सरसाइज करते हैं वास्ट अथॉरिटी को। अथॉरिटी की भी कोई कमी नहीं है, पावर्स की भी कोई कमी नहीं है, तभी तो हम कहते हैं रियल हेड हमारी कंट्री का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और बेटा ये अथॉरिटी लेगिस्लेशन में भी उतनी ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास और फाइनेंस में भी उतनी ही है। लेगिस्लेशन मतलब लॉज बनाने में, जब भी कोई कानून बनेगा तो उस कानून में जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पीएम रूलिंग पार्टी का ही होता है। फिर फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो बेटा जो मनी बिल है वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर के कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होती, बस वो 14 डेज़ के लिए बिल को रोक सकते हैं, अमेंडमेंट करने को बोल सकते हैं। लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। इट मीन्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अच्छी खासी अथॉरिटी इंजॉय करते हैं ओवर लेगिस्लेशन एंड फाइनेंसेस। लेगिस्लेशन बोले तो लॉज बनाते टाइम, कानून जब बनता है तब, और फाइनेंसेस बोले तो बजट पूरा किसके पास ही होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। भाई कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्च करना है, ये पूरी अथॉरिटी पीएम के पास होती है। बिसाइड्स ही में इंस्पायर पीपल बाय हिज पर्सनल क्वालिटीज़। चलो ये तो पावर्स हैं वो सारे पीएम के पास इक्वली होती हैं कि सारे पीएम होंगे उनके पास फाइनेंशियल पावर होंगी, या पावर्स होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, या लेगिस्लेटिव पावर्स होंगी, लेगिस्लेशन की पावर होगी। पर बेटा कितनी बार हम देखते हैं कि दो प्राइम मिनिस्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे उन दोनों में वास्ट डिफरेंस है। कोई फटाफट मेजर डिसीजंस ले पा रहा है तो कोई डिसीजंस ले ही नहीं पा रहा है। अगर हम मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी से कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा, है ना। अगर हम मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से कंपेयर करें तो भी हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पर्सनल क्वालिटीज़ का, पर्सनैलिटी का भी एक इम्पैक्ट होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कितनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के ओनर हैं, है ना। जैसे अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी मेजर लीडर हैं वर्ल्ड में वो सभी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। सो अथॉरिटी तो है इन द मैटर ऑफ लेगिस्लेशन एंड फाइनेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस ही मे इंस्पायर पीपल बाय हिज पर्सनल क्वालिटीज़। नो वंडर दैट many writers have started referring to the parliamentary government as प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। और इसी वजह से बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या कहना चालू कर दिया? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। मतलब भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो उसमें मेजर और प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, पावर्स को एंजॉय कर रहा है, अथॉरिटी को एंजॉय कर रहा है। तो वो इसको क्या बोल देना ज़्यादा अच्छा है? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। आई बात समझ में? चलो अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि भाई इतनी पावर को एंजॉय करते हैं, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या भी कहा गया है? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। तो ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो आपको ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करना मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑन प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन एंड अथॉरिटी। जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसके लिमिटेशंस को हम देखेंगे। कुछ एसेंशियल चेक्स भी रखे गए हैं प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ होल सोल हमने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है, कुछ भी करो भाई, कंट्री को बेच दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके ऊपर भी चेक रखा जा सकता है। पहला, देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। कई बार रूलिंग पार्टी में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे सिक्योर करना पड़ता है विलिंगनेस को, कोऑपरेशन को, ठीक है, ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ हिस पार्टी। अब देखो बेटा, एक पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति दो व्यक्ति से नहीं चलती है,
उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो जो भी बंदा लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे आएगा, उसको सारे लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सबके व्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ लोग अब उसको सपोर्ट करना ख़त्म कर देंगे। तो पहला कि कॉन्फ्लिक्ट कई बार रूलिंग पार्टी में खुद होने लगते हैं अंदर, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी में आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, कांग्रेस में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे सिक्योर करना पड़ता है द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द पार्टी। सेकेंड, अपोजिशन पार्टी भी रहती है। ऐसे तो नहीं ना प्राइम मिनिस्टर सुबह उठे, ब्रश किया और बस आज पाकिस्तान पे हमला बोल देते हैं, कल ये कर देते हैं, परसों वो कर देते हैं। ऐसे नहीं होता बेटा। पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठा होता है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम सही काम करेंगे जब उन्हें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलेगा। अगर अपोजिशन अच्छा नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लगने लगता है कि आई एम द सोल अथॉरिटी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो ऐसी फीलिंग कभी नहीं आए, इसीलिए एक अच्छा खासा अपोजिशन होना चाहिए हमारी कंट्री में। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज जो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। कांग्रेस तो एक मेन अपोनेंट पार्टी है ही, उसके अलावा टीएमसी है और भी दूसरी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, एनसीपी हैं। ये सब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसीज़ की बात करती हैं, उसकी लूपहोल्स को बताती हैं। देयर आर द opposition parties that never miss an occasion to grill the government। गवर्नमेंट को ग्रिल करने का कोई ओकेशन कौन नहीं छोड़ती? पॉलिटिकल पार्टीज। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को तो इतना ग्रिल किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। आप लोग एक वीडियो ज़रूर देखिएगा लालू प्रसाद यादव का, वो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे हों, बिजली आई पानी आया, ऐसे करके आप लोग देखना। बहुत बहुत प्यारा वीडियो है, देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लालू प्रसाद यादव ऑन नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी मिमिक्री बाय लालू प्रसाद यादव। तो भाई अपोजिशन कोई मौका नहीं छोड़ता गवर्नमेंट को गिरगिल करने का। प्राइम मिनिस्टर तो टारगेट पे ही रहता है उसकी। नेक्स्ट बेटा, जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाती तो 2 से 3 पार्टीज़ मिलके क्या बना लेती हैं? सरकार बना लेती हैं। और ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ एसेंशियली अ वीक गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, 2-3 पार्टीज़ मिलके सरकार बनाएंगी तो वीक होंगी। हर पार्टी जाएगी मेरी बात सुनी जाए, मेरी सुनी जाए, मेरी सुनी जाए। किसकी सुनी जाएगी? वो खुश, जिसकी नहीं सुनी जाएगी वो बार बार ऐसे धमकी देती रहेगी, मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगा, मैं आपको सपोर्ट करना बंद कर दूँगा। तो बेटा कोएलिशन गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट करना इतना आसान काम नहीं है। और जब कोएलिशन गवर्नमेंट बने तो उसका जो पीएम होता है उसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब होती है। उसको हमेशा लोगों को अपीस करना पड़ता है। लोगों को मीन्स जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनके लीडर को हमेशा अपीस करना होगा, उन्हें मना के रखना पड़ेगा। जैसे शादियों में फूफा जी को सब मनाते हैं ना, वैसे ही कि भैया यार ये कुछ ऐसा ना कर दें कि मेरी सरकार गिर जाए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑलवेज टू ईगर टू प्लीज़ लीडर्स ऑफ वेरियस पार्टीज़। जुलाई 2008 में जो CPIM थी और जो दूसरी लेफ्ट पार्टीज़ थी, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से अपना समर्थन खींच लिया ऑन द इशू ऑफ इंडिया US न्यूक्लियर डील। इंडिया न्यूक्लियर US डील जब होने वाली थी तो CPIM के जितने भी मेंबर्स थे और जो दूसरी लेफ्ट पार्टीज़ थी, इन सब ने समर्थन खींचने की बात की। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार, मैंने जब आपको लास्ट पार्ट पढ़ाया उसमें ही पढ़ाया था ना कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी बेटा, ये किसकी सरकार थी? यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका कंपोनेंट कांग्रेस है पर होल सोल कांग्रेस नहीं। बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज़ भी हैं। लेफ्ट फ्रंट था, CPIM थी। CPIM बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो इन लोगों ने बोला हम हमारा समर्थन वापस खींच लेंगे। उस टाइम सरकार सीरियस ट्रबल में आ गई थी बेटा। 4th रीज़न, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, वो भी इफेक्टिव चेक की तरह काम करता है। किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी के ऊपर। आजकल तो बेटा मीडिया, आप 7 to 9 जो प्राइम टाइम होता है उसमें TV खोल कर देखो, 4 लोग एंटी मोदी होंगे, 6 लोग प्रो मोदी होंगे। किसी चैनल पे मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होगा तो किसी चैनल पे मोदी गवर्नमेंट की तारीफ़ें की जा रही होंगी।
तो जर्नलिस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंट रोल है, इवन पब्लिक ओपिनियन, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं जब हम प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पे चेक लगाने की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्मेशन को अब हम पढ़ेंगे बेटा। जो फॉर्मेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उन्हें हम बेटा फर्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो बेटा सबसे पहला काम तो यही होगा, जो पहली स्टेप होगी वो यही होगी कि पहले हम नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट, सरकार बनाने का पहला कदम ही होता है कि पहले आप किसको डेजिग्नेट करो, किसको अपॉइंट कर लो, प्राइम मिनिस्टर को। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को, कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करोगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थोड़ा सा बाद में आएंगे। सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन्हें कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, 50-50 नहीं, 51% लोग जब आपको सपोर्ट कर रहे होंगे तब आप सरकार बना पाएंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ पर्सन, प्राइम मिनिस्टर वो पर्सन होगा हु कैन बी श्योर ऑफ सपोर्ट ऑफ द लोकसभा, जिसको ये श्योरिटी होगी कि भाई लोकसभा में मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मेरे लोग जीत के आए हैं और मैं उनका लीडर हूँ। इसीलिए जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो अपने तर्क, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से किसी को भी अपॉइंट नहीं करते हैं। वो किसको अपॉइंट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जिसको मेजॉरिटी में सीट्स मिली होंगी। समझ में आई बात, चलो। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। अब जब दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो देखो पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर ही लिया, अब दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट किया जाएगा तो किसकी भी सलाह ली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की भी। अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स को भी कौन ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर। जो अदर मिनिस्टर हैं आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उन्हें भी अपॉइंट कौन ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। किसकी एडवाइस पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। ठीक है, और भाई ये प्राइम मिनिस्टर का पूरा राइट है कि वो उन लोगों में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करे, उन लोगों को मिनिस्टर बनाए जिनके साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल बहुत छोटा टाइम नहीं होता बेटा, बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करना होता है। तो कोशिश यही की जाती है कि वही लोग इस रंग में आए, हाँ, जिनको प्राइम मिनिस्टर चाहते हो। इट इज़ हिज राइट टू हैव अ गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि उसको वो सरकार वो बनाए जो मिलजुल के काम कर पाए एज अ टीम। ठीक है, जिसे लोकसभा में सपोर्ट मिला हो। अब बेटा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस बात को भी दिमाग में रखते हैं, ये बात भी उनके कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है कि जितनी भी मेजर कम्युनिटीज़ होती हैं, जितने डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स हैं, अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, साउथ है, वेस्टर्न रीजन है, इन सब से एक एक मिनिस्टर बन जाए जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर पाए। फिर जितनी भी मेजर कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो मेजर रिलीजियन को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, मेजर कम्युनिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, मतलब जब हम हमारे कैबिनेट को बनाए तो ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ एक रिलीजन से बना हो या सिर्फ एक कम्युनिटी से बना हो। ये सारे कैलकुलेशन भी हमारे पीएम को करने होते हैं, क्योंकि वो पूरी कंट्री का पीएम है। हर जोग्राफिकल लोकेशन को उसको ध्यान रखना है, हर रिलीजन को उसको सपोर्ट करना है ना, और इक्वालिटी बना के रखनी है रिलीजन में, सपोर्ट तो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री तो सेक्युलर कंट्री है, पर सारे रिलीजन्स को ऐसे लगे कि हम इक्वल हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट को डेवलप करना है। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री हो वो रिप्रेजेंट करे पूरे इंडिया को, सारी जोग्राफिकल रीजन्स को, सारी कम्युनिटीज़ को। एक बात और याद रखना, जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो किसी एक हाउस के मेंबर होते ही होते हैं, या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे, और बाय चांस
वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लगता है भाई इस पोर्टफोलियो को तो मुझे इसी व्यक्ति को देना चाहिए, तो क्या होगा बेटा, राज्यसभा में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में उसे एज अ नॉमिनेटेड मेंबर भेज सकते हैं। समझ में आई बात? इसका एग्जांपल भी मैं दूंगी, पर पहले इसको रीड कर लो। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर्स होते हैं ईदर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के होंगे। नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बी चूजन एज अ मिनिस्टर। जो नॉन मेंबर्स होंगे, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही मेंबर नहीं हैं, उन्हें भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट सच अ पर्सन मस्ट गेट देमसेल्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति चुना गया है जो लोकसभा राज्यसभा से भी नहीं है और उसे मिनिस्टर बनाया गया है, तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि लोकसभा के चुनाव हों या राज्यसभा में जो नॉमिनेशन दिए जाते हैं उसमें विद इन अ 6 मंथ उसको किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ था हमारे एस जयशंकर के साथ। अभी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है बेटा, एस जयशंकर। लास्ट टर्म में भी फॉरेन अफेयर्स इन्हीं के पास था, किसके पास, एस जयशंकर के पास। तो एस जयशंकर भी किसी हाउस के मेंबर नहीं थे जब नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि भैया ये फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के पार्ट थे एस जयशंकर, बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेट थे। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को लगा यार इसे तो लेके आना चाहिए, किसको, एस जयशंकर को। तो उन्हें पहले उनसे बातचीत की, उन्हें फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी, पर कंडीशन ये थी कि विद इन 6 मंथ उन्हें किसी भी हाउस का मेंबर बनना था, तो वो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं। आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा एस जयशंकर फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत अच्छा बोलते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने जानते भी हों। तो जब उस मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा उसके 6 मंथ के अंदर ही उसे किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर बन जाना है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज राज्यसभा से उसे हम नॉमिनेट कर सकते हैं, राज्यसभा के लिए हम उसे नॉमिनेट कर सकते हैं। क्या, राज्यसभा के लिए हम उसे नॉमिनेट कर सकते हैं। ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ओथ मतलब बोले तो कसम, शपथ है ना, ऑफिस की शपथ, सीक्रेसी की शपथ। जो प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है, ओथ सेरेमनी होगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, जितने भी यूनियन मिनिस्टर होंगे सब ओथ लेंगे, और अंडर ओथ ऑफ ऑफिस ही अफर्म्स, और जब वो ऑफिस के लिए ओथ ले रहा होगा तो क्या बोलेगा, ही शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो अपना पूरा के पूरा फेथ रखता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो भी काम करेगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और बी, ही विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, वो हर संभव प्रयास करेगा जिसमें इंडिया में इंटेग्रिटी रहे, लोग जुड़े रहें, इंडिया की सोवरेनिटी एज इट इज़ बनी रहे। सोवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई फॉरेन पावर, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमें कंपेल नहीं कर सकता, ना ही तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ना ही तो कंट्री लाइक यूके और यूएसए। तो जो भी मेंबर मिनिस्टर्स बनेंगे वो शपथ लेंगे कि वो कंट्री की सोवरेनिटी है ना, सार्वभौमिकता, इंटेग्रिटी, एकता को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो बेटा एक करेक्शन करना है यहाँ पर, इंटेग्रिटी का मतलब अखंडता होता है, ठीक है, कि हमारे अखंड भारत की रक्षा करूँगा मैं, ये शपथ वो लोग लेते हैं। इंटेग्रिटी मतलब अखंडता होती है, और मैंने क्या बोल दिया था, एकता, एकता मतलब एकजुटता, वो यूनिटी होता है। तो यूनिटी का, इंटेग्रिटी का, सोवरेनिटी का ध्यान रखेंगे, ऐसी शपथ खाते हैं हमारे मिनिस्टर्स। ही विल फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, और मिनिस्टर करे ना करे कसम तो खा ही लेते हैं कि हम हमारी ड्यूटीज़ का निर्वहन, ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज हम करेंगे बिल्कुल फेथफुल वे में, बिना डर के, बिना फेवर के, बिना अफेक्शन के, बिना इल विल के। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी के फेवर में काम करेंगे, ना किसी के अफेक्शन में आएंगे, ना ही तो कोई डिसीज़न उससे बुराई है, इससे बुराई है, ये सोच कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अंडर ओथ ऑफ सीक्रेसी, अगर हम सीक्रेसी की बात करेंगे तो मिनिस्टर्स यहाँ पर इस बात की भी ओथ लेते हैं बेटा, किसी को भी मैटर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे
He will not reveal to any person any matter which shall be brought under his consideration as minister. As a minister अगर आपसे कोई बात डिस्कस की गई है तो आप जब तक कि आपसे कहा नहीं जाता, जब तक आप उस बात को रिवील नहीं करेंगे, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी होती है। मिनिस्टर को क्या मेंटेन करनी होती है बेटा? सीक्रेसी। तो मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ मिनिस्टर उन्हें जो बातें पता हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उन्हें किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे। अब बेटा हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, कौन सा अमेंडमेंट? 91st अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना, सुधार करना। तो बेटा जब 2003 में 91st अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें कहा गया कि जितना भी यूनियन काउंसिल में मिनिस्टर्स रहेंगे, जितने भी यूनियन काउंसिल में मिनिस्टर रहेंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, इंक्लूडिंग पीएम। समझ में आ रही है बात? क्या बोला? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे प्राइम मिनिस्टर को मिला के वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसका 15%? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का। 91st अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को मिला के जितने भी और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनका परसेंटेज 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% किसका? लोकसभा के टोटल मेंबर्स का। ठीक है, पर कोई प्रोविज़न इस तरीके से नहीं बनाया गया कैसे, किस तरीके से हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, जैसे मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ा गया, उसे फ्री हैंड दिया गया कि इन वट एवर मैनर यू वांट टू अपॉइंट। बट वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर हो, और अगर मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको आप मेंबर बनाओ। अब लोकसभा के इलेक्शन हर साल तो होते नहीं है, तो लोकसभा में आने के चांसेस कम होते हैं। आप राज्यसभा से किसी भी राज्य से उसको नॉमिनेट कर सकते हो। क्लियर है? चलो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को। तो जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे वो किस पद पर थे, किस पोस्ट पर थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे। ठीक है, और उसके बाद इस पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? उसके बाद इस पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया गया था। उनके डिमाइस के साथ ही, मतलब उनकी मृत्यु के साथ ही साथ इस पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। समझ में ये बात? जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे वो किस पोस्ट पे रहे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पर इस पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया गया उनके डिमाइस के साथ ही, उनके डेथ के बाद ही, उनकी मृत्यु के बाद। फिर इसे रिवाइव किया गया 1967 में, जब मोरारजी देसाई was designated as deputy prime minister। 1967 में मोरारजी देसाई क्या बने? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1967 में इस पोस्ट को फिर से रिवाइव किया गया। सरदार पटेल की डेथ हुई तब इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। वापस से कब डिवाइस किया? 1967 में। कब? जब मोरारजी देसाई को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना गया। 1977 में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, श्री जगजीवन राम और मोरारजी देसाई दोनों को ही पोस्ट मिली। वो पोस्ट कौन सी थी? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा कि एक बार ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? सरदार पटेल के डिमाइस के साथ, उनकी डेथ के बाद। 1967 में फिर से इसको रिवाइव किया गया, जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई। 1977 में चौधरी चरण सिंह की जब सरकार थी, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, वो बात की बात है चौधरी चरण सिंह की, वो छोड़ दो। 1977 में चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों ने मोरारजी देसाई का जो कैबिनेट था उसको ज्वाइन किया एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सुनो मेरी बात बेटा, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इमरजेंसी। ये इमरजेंसी कब ख़त्म होती है? 1977 में, और चुनाव होते हैं और लोक दल की सरकार बनती है। मतलब एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार 1977 में बनती है, जिसके पीएम होते हैं कौन? मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 2 लोग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक होते हैं चौधरी चरण सिंह और दूसरे होते हैं जगजीवन राम। ठीक हुई बात? चलो ये याद रखने वाली बात है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है ना। जून 29, 2002 को जो यूनियन होम मिनिस्टर LK आडवाणी हैं उन्हें भी डेजिग्नेट किया जाता है एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। यहाँ अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया हो तो ध्यान रखना। जब पीएम मोरारजी देसाई बनेंगे 1977 में, तब चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों ही क्या बनेंगे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर।
29 जून 2002 को जो यूनियन होम मिनिस्टर थे जिनका नाम था LK आडवाणी, उन्हें भी किस तरीके से डेजिग्नेट किया गया था, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरह। नाउ कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सेम रैंक के नहीं होते हैं। यूजुअली 3 कैटेगरीज होती हैं मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द कैबिनेट, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डेप्यूटी मिनिस्टर। और डेप्यूटी मिनिस्टर को कई बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस भी कहते हैं। तो कितनी कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की? 3, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ध्यान रखना, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें बेटा, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। इनके पास मेजर पोर्टफोलियोज़ होते हैं। मेजर पोर्टफोलियोज़ में सबसे पहले तो क्या आएगा आपका? होम अफेयर्स, फिर आएगा डिफेंस, देन फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो अभी किसके पास है? एस जयशंकर के पास में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास में? निर्मला सीतारमण के पास में है। डिफेंस राजनाथ सिंह के पास है। होम अफेयर्स अमित शाह ने खुद अपने पास रखा हुआ है। रेलवेज एक्सेट्रा। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही राइट होता है कि वो कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। दे टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। ये साथ मिलकर ही सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम को डिटरमाइन करते हैं। मेजर पोर्टफोलियोज कौन से हैं? होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज। और कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं। अब हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करेंगे। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं। ये कैबिनेट की मीटिंग्स को तभी अटेंड करेंगे जब इन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्जेस। कई बार इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, कई बार इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है किसी मिनिस्ट्री का। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग but they may be invited to attend the meeting when matter concerning their departments are being considered। मैंने वही बोला ना कि ये मीटिंग अटेंड करेंगे कब? जब इन्हें बुलाया जाएगा। यूजुअली इन्हें कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया जाता, पर कई बार कुछ मैटर्स ऐसे आते हैं जो इनके इंडिपेंडेंट चार्जेस अगर इनके पास होंगे उससे मिलते होंगे, जो काम इन्हें दिया होगा उसके रिगार्ड में होगा, तो इन्हें बुलाया जाता है। यूजुअली नहीं, ठीक है। तो ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये इंडिपेंडेंस चार्जेस इनके पास होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। किसी मिनिस्टर का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, कई बार नहीं भी होता है। ये कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेते हैं, पर अगर रिक्वायरमेंट हो तो इन्हें इन्वाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। थर्ड वन, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। ये सीनियर मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। whom they are to assist। डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। इन्हें सीनियर मिनिस्टर्स के अंदर काम करना होता है। जिसको भी असिस्ट कर रहे होंगे वो इन्हें ऑर्डर देगा, वो काम इनको करना पड़ेगा। बेटा, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर एक व्यक्ति को अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दिया भी है तो इतने मैसिव लेवल पे उसको काम करना पड़ता है कि उसे कुछ असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसे असिस्ट करने के लिए आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। दे टेक नो पार्ट इन कैबिनेट डिलिब्रेशंस। कैबिनेट के जो डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, वाद विवाद, उसमें ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। बेचारे ये लोग तो चले भी जाते हैं, ये तो कभी नहीं जाएंगे। टेन्योर ऑफ द ऑफिस। तो बेटा यूजुअली हमें पता है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हमारे PM का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, इन सब का कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का। जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने कहा है कि जो भी मिनिस्टर होंगे वो ऑफिस को तब तक होल्ड करेंगे तब तक PM को लोकसभा का सपोर्ट प्राप्त है, मेजॉरिटी सपोर्ट। द मिनिस्टर्स shall होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अरे यार, देखो होता क्या है बेटा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो प्रेसिडेंट होता है इन्हें डिसमिस नहीं कर सकता। कब तक? जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट को एंजॉय करेगा। जब तक उसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी, प्रेसिडेंट इन्हें डिसमिस कर ही नहीं सकते। जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, पर कब? जब प्राइम मिनिस्टर कहे तब। देखो, दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें ज़रूर प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं, पर किसके एडवाइस पर? PM की एडवाइस पे। प्रेसिडेंट की जो पावर होती है मिनिस्टर को डिसमिस करने की,
एक्चुअल में उनकी पावर नहीं होती, वो किसकी पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कोई काम दे भी दिया और अब प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि भाई यार ये तो बिल्कुल ही बेतुका काम कर रहा है, इसे तो आइडिया ही नहीं है, इसके पास तो सेंसेस ही नहीं है, भाई ये तो नहीं कर पाएगा काम, या मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे अनवांटेड लोगों को हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह देंगे और प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर देंगे। यहाँ से दो बातें सीखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए। प्रेसिडेंट इन्हें डिसमिस नहीं कर सकता इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कब तक, जब तक प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी सपोर्ट लोकसभा में मिला हुआ है। मूव करेंगे भी ना तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है, खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो जितने भी अनवांटेड कलीग होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उनसे गेट रिड ऑफ होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं इसको हटा दो। सैलरीज और अदर अलाउंसेस की बात करेंगे तो जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं उन्हें पार्लियामेंट डिसाइड करती है, टाइम टू टाइम इन्हें रिवाइज भी किया। बेटा जितने भी मिनिस्टर होते हैं, ईच मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलता है, सेम रेट से मिलता है, वो रेट जो उस एमपी के एरिया के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है। जितने भी मिनिस्टर होंगे उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। बसाइड्स इसके अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, ठीक है, समटूअरी, बिसाइड्स समटूअरी अलाउंसेस पे टू ईच मिनिस्टर। बेटा जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस तो मिलता ही है, कुछ समटूअरी अलाउंसेस भी मिलते हैं, दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल लाइफ तो सेट है भैया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की। जो सैलरीज और जो अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर के, उन्हें पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कितना देना चाहिए, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता है। हर मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, कुछ समटूअरी अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वो विद द हेल्प ऑफ कमिटीज़ काम करता है, जैसे डिफेंस कमेटी हो गई, फॉरेन अफेयर्स कमेटी हो गई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई, इकोनॉमिक अफेयर की भी कमेटी होती है, पॉलिसी प्लानिंग की कमेटी होती है। और जो कमिटीज़ होती हैं बेटा ये होती क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज़ को अब हम पढ़ रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट है वो कमिटीज़ की हेल्प से काम करते हैं। अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, जैसे डिफेंस की, फॉरेन की, इकोनॉमिक अफेयर्स की, पॉलिसी प्लानिंग की। और जो कमिटीज़ होती हैं, द कमिटीज़ आर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़। कमिटीज़ क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़। जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होता है कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के। अब बेटा हम लोग जो डिस्टिंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंस बोल सकते हैं हम किस किस के बीच में, मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में, वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. सजेशंस वगैरह दे सकते हो।